हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अल्टरनेटर का टॉपिक स्टार्ट किया था और अल्टरनेटर के टॉपिक के अब तक मैंने आपको 2 वीडियो अवेलेबल करवा दिए हैं। लास्ट के वीडियो में हमने अल्टरनेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में अध्ययन किया था कि अल्टरनेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण के कौन-कौन से फॉर्मूले बनते हैं। आज हम अल्टरनेटर टॉपिक के अंदर ही आर्मेचर रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मशीन के अंदर आर्मेचर रिएक्शंस का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपने जनरेटर के अंदर भी पढ़ा होगा कि आर्मेचर रिएक्शंस होती क्या चीज है। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर जो प्रभाव पड़ेगा वही क्या कहलाती है? आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। ये हमने जनरेटर के अंदर भी पढ़ा था। लेकिन यहां पर आर्मेचर रिएक्शंस के कुछ और इफेक्ट होते हैं। देखिए, हमने देखा सिंक्रोनस मशीन्स के अंदर 2 जगह चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। एक तो होता है फील्ड वाइंडिंग के अंदर, और फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसको हम बोलते हैं मुख्य चुंबकीय क्षेत्र। ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र डीसी सप्लाई की सहायता से पैदा होता है, जबकि इसकी आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो होता है एसी सप्लाई के कारण। तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर 2 चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। एक होता है आपका फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम मुख्य चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, और दूसरा होता है आर्मेचर वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र। अब आर्मेचर वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र जो फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? आर्मेचर रिएक्शन। यानी कि आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर जो प्रभाव पड़ेगा वही क्या कहलाती है? आर्मेचर रिएक्शंस कहलाती है। अब देखिए, जो सिंक्रोनस मशीन्स होती है ना, अब इसमें 2 चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि एक तो फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र हो गया, एक हो गया आर्मेचर वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें पता करना है कि इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र में से तो आगे तो कौन चलेगा या पीछे कौन चलेगा। तो देखिए, सिंक्रोनस मशीन मैंने आपको बताई 2 प्रकार की होती है। एक होता है अल्टरनेटर और एक होती है सिंक्रोनस मोटर। अल्टरनेटर के अंदर क्या करते हैं? अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो अल्टरनेटर की केवल कौन सी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं? अपन फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं। तो जिस वाइंडिंग को अपन सप्लाई दे रहे हैं उस वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र आगे रहेगा, अपन ऐसे याद रख सकते हैं। तो अल्टरनेटर के अंदर केवल फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं। तो जो अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर है उसके अंदर फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र आगे रहता है, और आर्मेचर वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र कहां रहता है? पीछे। ये तो होगी अल्टरनेटर की बात, कंफ्यूज नहीं होना है। और सिंक्रोनस जो मोटर होती है, अब सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या करते हैं? मोटर क्या करती है? आपकी वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है? वो बदलती है। मतलब मोटर को अपन विद्युत ऊर्जा देते हैं। अब विद्युत ऊर्जा कौन सी देंगे? उसको 3 फेज एसी सप्लाई देंगे। अब 3 फेज एसी सप्लाई कौन सी वाइंडिंग को देंगे? आर्मेचर वाइंडिंग को। तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स क्या रहेगा? आगे रहेगा, और फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स क्या रहेगा? पीछे रहेगा। ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम्स के कि सिंक्रोनस मशीन्स यानी कि सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर, इन दोनों के अंदर कौन कौन सा चुंबकीय फ्लक्स आगे रहता है और कौन सा चुंबकीय फ्लक्स पीछे रहता है। तो अगर मैं सिंक्रोनस जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर की बात करूंगा तो अल्टरनेटर को केवल फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देंगे। तो इसमें क्या होगा? ये याद रखने का ट्रिक है केवल। तो फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स क्या रहेगा? आगे रहेगा। अगर सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग को अपन 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा? आगे रहेगा। दोनों चीज क्लियर होगी। आर्मेचर रिएक्शंस की परिभाषा समझ में आ गई। फिर इन दोनों में से आपको ये चीजें समझ में आ गई कि दोनों में से कौन सा फ्लक्स आगे और पीछे रहेगा। ये चीजें क्लियर, ठीक है। अब देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है, उस चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो अल्टरनेटर के ऊपर हम जो लोड लगाएंगे उस लोड के ऊपर डिपेंड करता है। क्या? आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान अल्टरनेटर पर लगाए जाने वाले लोड, और दूसरा क्या?
शक्ति गुणांक। भाई शक्ति गुणांक आपका यूनिटी है, लैगिंग है या लीडिंग है, तो एक तो लगाए जाने वाले लोड और दूसरा उसके शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है। ये चीज भी आपको याद रखनी, पूछा हुआ क्वेश्चन से आपकी कि अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग या आर्मेचर धारा किस पर निर्भर करती है। तो अल्टरनेटर के अंदर जो आर्मेचर धारा है वो लोड और शक्ति गुणांक पर निर्भर करती है। ये तीन चीजें अपन पहले नोट कर लेते हैं, फिर आगे समझेंगे। देखो आर्मेचर रिएक्शंस का मतलब क्या हो गया, अल्टरनेटर अल्टरनेटर में आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का आर्मेचर के आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स को अपन किससे लिखेंगे, फाई ए से। आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स फाई ए का मुख्य चुंबकीय फ्लक्स मुख्य चुंबकीय फ्लक्स मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को मैं लिखूंगा फाई एफ से। मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया। रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, प्रतिक्रिया। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। अब कौन सा प्रभाव पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको पता तो होना चाहिए आर्मेचर रिएक्शंस क्या होती है। तो आर्मेचर के फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर जो प्रभाव पड़ेगा वही क्या कहलाएगी, आर्मेचर प्रतिक्रिया या आर्मेचर रिएक्शंस कहलाती है। फिर याद रखना है आपको सिंक्रोनस मशीन, यानी कि यह लिख लो सिंक्रोनस जनरेटर। क्या हो गया आपका सिंक्रोनस जनरेटर, इसी को अपन क्या नाम जानते हैं, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है आपका, जो फाई एफ है यानी कि फील्ड फ्लक्स का मान, फील्ड फ्लक्स क्या रहता है, आर्मेचर फ्लक्स फाई ए से क्या रहता है आपका, आगे रहता है। आर्मेचर फ्लक्स जो सॉरी फील्ड फ्लक्स है वो आर्मेचर फ्लक्स से क्या रहता है, आगे रहता है। किसके अंदर, अल्टरनेटर के अंदर। लेकिन सिंक्रोनस मोटर के अंदर, किसके अंदर, सिंक्रोनस मोटर यानी कि तुल्यकाली मोटर, तुल्यकाली मोटर। तुल्यकाली मोटर के अंदर क्या होता है, आर्मेचर फ्लक्स जो फाई ए होता है वो फील्ड फाई एफ से क्या रहता है आपका, आगे रहता है। ठीक है। तीसरी बात आपको क्या लिखनी है, अल्टरनेटर के अंदर आर्मेचर में प्रवाहित धारा, आर्मेचर में प्रवाहित विद्युत धारा या फिर फ्लक्स, दोनों ही। आर्मेचर में प्रवाहित विद्युत धारा और जो फ्लक्स है वो किस किस पर निर्भर करते हैं, एक तो लोड एवं शक्ति गुणांक, लोड एवं शक्ति गुणांक पर निर्भर करते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो हमने क्या देखा, आर्मेचर में प्रवाहित जो विद्युत धारा है वो लोड और शक्ति गुणांक पर निर्भर कर रही है, या फिर आर्मेचर के अंदर उत्पन्न होने वाला जो फ्लक्स फाई ए है वो लोड और शक्ति गुणांक पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। जैसा लोड और जैसा शक्ति गुणांक होगा, अलग अलग शक्ति गुणांक और अलग अलग लोड पर आर्मेचर के अंदर उत्पन्न होने वाली धारा या आर्मेचर में प्रवाहित धारा और आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला फ्लक्स, ये भी क्या रहेगा आपका, अलग अलग होगा। अब हम देखेंगे कि आर्मेचर के अंदर अलग अलग शक्ति गुणांक के अंदर किस किस प्रकार से इसमें आर्मेचर फ्लक्स का मान चेंज होता है। तो तीन चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, आर्मेचर रिएक्शंस क्या होती है, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर के अंदर कौन सा फ्लक्स आगे रहता है, कौन सा फ्लक्स पीछे रहता है, और आर्मेचर में प्रवाहित विद्युत धारा या आर्मेचर में उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि आर्मेचर के अंदर उत्पन्न होने वाला फ्लक्स लोड और केवल शक्ति गुणांक पर निर्भर
करता है, इसके अलावा किसी अन्य चीज पर यह निर्भर नहीं करता है। अब अपन अलग अलग कंडीशन देखेंगे और अलग अलग कंडीशन और अलग अलग कंडीशन पर आर्मेचर रिएक्शंस का अल्टरनेटर के अंदर क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, वो प्रभाव के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सीधा सा टॉपिक है, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर इकाई शक्ति गुणांक पर। सबसे पहले किस पर? इकाई शक्ति गुणांक। इकाई शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर का मान क्या है आपका? इकाई। देखिए पावर फैक्टर cos फाई से लिखते हैं अपन पावर फैक्टर को, तो cos फाई बराबर क्या होता है आपका? वास्तविक शक्ति बटे क्या होता है आपका? आभासी शक्ति। ठीक है ना? आभासी शक्ति या प्रतिक्रिया शक्ति, है ना? तो cos फाई बराबर क्या होता है आपका? पावर फैक्टर बराबर क्या होता है? वास्तविक शक्ति बटे क्या होता है आपका? आभासी शक्ति है। तो अब यहाँ पर पावर फैक्टर क्या है आपका? यूनिटी है। इकाई शक्ति गुणांक की बात कर रहे हैं, या फिर दूसरी कंडीशन ले लेते हैं अपन नो लोड की स्थिति में। नो लोड की स्थिति, देखो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको अपन? यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर एंड नो लोड की कंडीशन में आर्मेचर रिएक्शंस का क्या प्रभाव होगा उसके बारे में देखेंगे। तो देखो, जब आपका जो आपने लोड लगाया है अल्टरनेटर के ऊपर, जो लोड लगाया है उसका पावर फैक्टर यदि यूनिटी है, तो इसके अंदर जो आर्मेचर का फ्लक्स फाई ए होगा वो फील्ड फ्लक्स फाई एफ से 90 डिग्री पर होगा। आर्मेचर का फ्लक्स फाई ए और फील्ड फ्लक्स फाई एफ, इन दोनों के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स के बीच में कोण का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तब जाके पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी। क्या होगा? यूनिटी। अगर अपन देखो पावर फैक्टर यूनिटी है, पावर फैक्टर मतलब cos फाई, cos फाई का मान कितना है? 1, और cos फाई का मान 1 होगा तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा आपका? 0 डिग्री। थीटा क्या है आपका? पावर फैक्टर एंगल है। थीटा क्या है आपका? पावर फैक्टर एंगल। दोनों चीज याद रखना आपसे। अब मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया कि पावर फैक्टर cos फाई का मान 1 है, तो फाई ए और फाई एफ, इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। लेकिन अगर वो पावर फैक्टर ना देके आपसे बोल दे कि पावर फैक्टर एंगल थीटा का मान कितना डिग्री है? यहाँ पर 0 डिग्री है। तो पावर फैक्टर एंगल थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री। कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस फाई की जगह अपन 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो पावर फैक्टर भी कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन याद रखनी है, या तो इकाई पावर फैक्टर की बात करें या फिर पावर फैक्टर एंगल बराबर भी कितना दे वो आपको? 0 डिग्री दे, तो भी आपकी यही कंडीशन रहेगी। उस कंडीशन में आपका जो आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स, इन दोनों के बीच में जो कोण होता है उसका मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है। एक चीज और याद रख लेना, आर्मेचर फ्लक्स फाई ए और फील्ड फ्लक्स फाई एफ के बीच, आर्मेचर के बीच बनने वाला कोण, के बीच बनने वाला जो कोण होता है, उस कोण को अपन क्या बोलते हैं? उस कोण को बोलते हैं अपन पावर एंगल। उस कोण को क्या बोल सकते हैं? पावर एंगल बोल सकते हैं। उस कोण को क्या बोल सकते हैं अपन? टॉर्क एंगल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पावर एंगल, या फिर उस कोण को क्या बोलते हैं अपन? टॉर्क एंगल कहते हैं। और आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स के बीच में जो कोण बनता है उसको अपन प्रदर्शित करते हैं डेल्टा से। किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? डेल्टा से। अब डेल्टा बराबर क्या है यहाँ पर? पावर एंगल या फिर क्या है? टॉर्क एंगल है। यानी कि आर्मेचर के फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा से। और डेल्टा बराबर क्या होता है आपका? पावर एंगल या फिर क्या होता है आपका? टॉर्क एंगल होता है। ये चीज समझ में आई? कभी दिमाग में ये मत ले आना कि यहाँ पर थीटा, थीटा बराबर यहाँ पर 90 डिग्री, ये थीटा नहीं है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो तो क्या है आपका? पावर एंगल या टॉर्क एंगल है। ये जो थीटा माना है वो क्या है आपका? पावर फैक्टर एंगल है। थीटा क्या है आपका? पावर फैक्टर एंगल। यानी कि जो पावर फैक्टर एंगल का मान 0 डिग्री होगा, तभी तो cos 0 का मान कितना होगा आपका? 1 होगा। cos 0 का मान मतलब क्या हो गया आपका? यूनिटी पावर फैक्टर। cos 0 का मान 1, उसका मतलब क्या हो गया आपका? यूनिटी पावर फैक्टर।
तो इन चीजों में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 0 डिग्री है, ये थीटा अलग है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो अलग है। इस दोनों चुंबकीय फ्लक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको अपन पावर एंगल या टॉर्क एंगल कहते हैं, उसको अपन लिखते हैं डेल्टा से। तो इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, यूनिटी पावर फैक्टर पर, यूनिटी पावर फैक्टर पर पावर एंगल या टॉर्क एंगल का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और जब आपका पावर फैक्टर 1 है तो पावर फैक्टर एंगल का मान कितना डिग्री होगा आपका, 0 डिग्री होगा। अब देखिए जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो इसके अंदर जो आर्मेचर प्रतिक्रिया का जो प्रभाव पड़ेगा वो आर्मेचर प्रतिक्रिया कौन सी होगी, तो वो प्रतिक्रिया को बोलते हैं अपन क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव होगा, यहाँ पर क्रॉस चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। कौन सा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो क्रॉस चुंबकीय प्रभाव, अल्टरनेटर के अंदर क्रॉस चुंबकीय प्रभाव कब उत्पन्न होता है, जब पावर फैक्टर क्या होता है आपका, इकाई होता है। या फिर अल्टरनेटर कौन सी कंडीशन में होता है, नो लोड की स्थिति में होता है। जब अल्टरनेटर नो लोड की स्थिति में, तो उसके अंदर आर्मेचर रिएक्शंस का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे, एक अल्टरनेटर है जो नो लोड की स्थिति में ऑपरेट है और नो लोड की स्थिति में वो अल्टरनेटर चल रहा है, तो उस स्थिति में उसके अंदर जो आर्मेचर रिएक्शंस का जो प्रभाव उत्पन्न होगा वो आर्मेचर रिएक्शंस का प्रभाव कौन सा होगा, तो उसके अंदर आर्मेचर रिएक्शंस का कौन सा प्रभाव होगा, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव होगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, एक अल्टरनेटर है जो यूनिटी पावर फैक्टर पर काम कर रहा है, क्या कोई अल्टरनेटर यूनिटी पावर फैक्टर पर काम कर रहा है, उस कंडीशन में उसके अंदर जो आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, तो वहां पर आपको एक प्रभाव दिखाई देगा, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। तो जब अल्टरनेटर आपका यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करता है उस कंडीशन में अल्टरनेटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शंस का जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो प्रभाव कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव होता है। इस कंडीशन में जो आर्मेचर आपका जो अल्टरनेटर होता है वो क्या होता है आपका, नॉर्मली एक्साइटेड होता है। क्या होता है आपका, नॉर्मली एक्साइटेड या मानी सामान्य उत्तेजक अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, सामान्य उत्तेजक अवस्था। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने के लिए हम जो डीसी सप्लाई देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन करना बोलते हैं। तो इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, इकाई पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, और यूनिटी पावर फैक्टर की स्थिति में जो आपका अल्टरनेटर होता है वो नॉर्मली एक्साइटेड होता है और इस स्थिति में आर्मेचर रिएक्शंस का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव होता है। और इस स्थिति के अंदर पावर एंगल या टॉर्क एंगल का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये भी याद रखोगे, इस स्थिति में पावर एंगल या टॉर्क एंगल का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। पहली कंडीशन याद हुई, तो पहली कंडीशन के अंदर कुछ भी नहीं है, पहली कंडीशन हमने ये ली है कि कोई अल्टरनेटर है वो यूनिटी पावर फैक्टर पर काम कर रहा है। कोई भी अल्टरनेटर कौन से पावर फैक्टर पर काम कर रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर पर काम कर रहा है, तो उस अल्टरनेटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शंस का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, तो उस अल्टरनेटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शंस का क्रॉस चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। उस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, यूनिटी पावर फैक्टर पर अल्टरनेटर के अंदर पावर एंगल या टॉर्क एंगल का मान कितना डिग्री होगा, तो पावर एंगल या टॉर्क एंगल का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। उस स्थिति में अल्टरनेटर कौन से एक्साइटेशन अवस्था में रहेगा, नॉर्मल एक्साइटेशन रहेगा, अंडर एक्साइटेशन रहेगा या ओवर एक्साइटेशन कंडीशन में रहेगा, तो उस स्थिति में अल्टरनेटर क्या रहेगा आपका, नॉर्मली एक्साइटेशन अवस्था के अंदर रहता है। पहली कंडीशन के लिए तो पहला तो हो गया यूनिटी पावर फैक्टर और नो लोड की स्थिति में। दूसरी जो कंडीशन आती है आपकी, अब देखिए पावर फैक्टर आपका यूनिटी ले लिया, अब हम लेंगे शून्य पावर फैक्टर। दूसरी जो कंडीशन आती है आपकी, दूसरी कंडीशन आती है आपकी शून्य शक्ति गुणांक व पश्चगामी। देखिए पावर फैक्टर आपका क्या है, शून्य है, और जो आपने यहाँ पर जो पावर फैक्टर है वो कौन सा है आपका, लीडिंग है, लैगिंग है, सॉरी पश्चगामी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैगिंग। पश्चगामी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैगिंग। तो जीरो पावर फैक्टर इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, जीरो पावर फैक्टर, और कौन सी स्थिति में, लैगिंग स्थिति में। जीरो पावर फैक्टर है और वो पावर फैक्टर भी कौन सा है आपका, लैगिंग है यानी पश्चगामी है। कौन सा है, पश्चगामी। उस स्थिति में हम देखेंगे
कि आर्मेचर के फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स के अंदर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि पावर एंगल का मान कौन सा होगा, आर्मेचर रिएक्शंस का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, अल्टरनेटर कौन सी एक्साइटेशन की अवस्था में रहेगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, आर्मेचर फ्लक्स और जो फील्ड फ्लक्स होता है उनके बीच में जो कोण बनता है वो कोण बनता है कितना, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब आपका पावर फैक्टर का मान कितना होगा, 0 होगा, और कौन सा होगा आपका, पश्चगामी होगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, अल्टरनेटर की बात कर रहा हूं। अभी जो मैं आपको आर्मेचर रिएक्शंस पढ़ा रहा हूं वो अल्टरनेटर की पढ़ा रहा हूं। सिंक्रोनस मोटर की आर्मेचर रिएक्शंस अलग होगी, वो मैं आपको अलग समझाऊंगा, पर अभी आपको केवल किसकी याद रखनी है, अल्टरनेटर की। अगर आपको अल्टरनेटर की याद हो गई तो सिंक्रोनस मोटर की याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अल्टरनेटर की याद हो गई तो सिंक्रोनस मोटर की याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। वो मैं बता दूंगा कैसे पता चलेगी। तो शून्य पावर फैक्टर और जो लैगिंग होगा उस समय पावर फैक्टर एंगल का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। पहली बात क्लियर होगी। दूसरा होता है इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शंस का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, तो इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन का क्या होता है, विचुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। कौन सा प्रभाव, विचुंबकीय प्रभाव क्या होता है आपका, उत्पन्न होता है। कौन सा प्रभाव होता है, विचुंबकीय। विचुंबकीय प्रभाव को इंग्लिश में बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, विचुंबकीय प्रभाव। देखिए फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। तो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत हो गए तो इसको कौन सा प्रभाव बोलेंगे अपन, विचुंबकीय प्रभाव। इस स्थिति में जो आपका अल्टरनेटर होता है वो ओवर एक्साइटेड कंडीशन में होता है। ओवर एक्साइटेड यानी कि अति उत्तेजक अवस्था में। अति उत्तेजक अवस्था में रहता है। ठीक है, अभी देखिए विचुंबकीय प्रभाव हो रहा है तो जो फील्ड फ्लक्स है उस फील्ड फ्लक्स, देखिए आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों चीज एक दूसरे को, ये क्या करेगी, इस फील्ड फ्लक्स के मान को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो इस स्थिति में क्या होगा आपका मुख्य चुंबकीय फ्लक्स, क्या, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। या फिर मुख्य चुंबकीय फ्लक्स की जगह हम लिख सकते हैं परिणामी चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोल सकते हैं इसको, परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ये कंडीशंस कब होगी, जब पावर फैक्टर का मान कितना होगा, 0 होगा, और पावर फैक्टर कौन सा होगा आपका, पश्चगामी होगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, कोई अल्टरनेटर आपका 0 और पश्चगामी पावर फैक्टर पर काम कर रहा है, 0 पश्चगामी पावर फैक्टर पर काम कर रहा है, तो उस अल्टरनेटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शंस का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, तो उस अल्टरनेटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शंस का विचुंबकीय प्रभाव पैदा होगा। कौन सा प्रभाव पैदा होगा, विचुंबकीय प्रभाव। उस स्थिति में अल्टरनेटर कौन सी एक्साइटेशन की अवस्था में रहेगा, तो उस स्थिति में अल्टरनेटर अति उत्तेजक यानी कि ओवर एक्साइटेड अवस्था में रहेगा। उस स्थिति में परिणामी चुंबकीय फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण दोनों का मान घट जाएगा, और दोनों का मान घटेगा तो जिन दोनों का जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस स्थिति के अंदर पावर एंगल या टॉर्क एंगल का मान कितना डिग्री होगा, तो 180 डिग्री होगा। कौन सी कंडीशन की बात हो रही है, पश्चगामी की बात हो रही है। पावर फैक्टर का मान कितना है, 0। देखो पश्चगामी भी होना चाहिए और पावर फैक्टर का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी उसके अंदर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, विचुंबकीय प्रभाव। तभी वो कौन सी कंडीशन में होगा, ओवर एक्साइटेड, तभी उसके अंदर परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा आपका, कम होगा। सेकंड कंडीशन आपकी क्लियर। तीसरी कंडीशन आती है आपकी 0 पावर फैक्टर, और कौन सा है वह, अब बात करते हैं अपन किसकी, अग्रगामी की। किसकी बात करते हैं अपन, अग्रगामी। अग्रगामी को अपन इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर। क्या बोलेंगे अपन, लीडिंग पावर फैक्टर। अब लीडिंग पावर फैक्टर के अंदर इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ उत्पन्न होगा, तो देखिए लीडिंग पावर फैक्टर के अंदर क्या होगा, जो आपका चुंबकीय फ्लक्स यानी कि जो फील्ड फ्लक्स है फाई एफ
और जो आपका आर्मेचर फ्लक्स है फाई ए, इन दोनों की दिशा क्या रहेगी, एक ही दिशा में होगी। अब देखिए जिधर फील्ड फ्लक्स है उधर ही आर्मेचर फ्लक्स है, तो इन दोनों के बीच में कोण का मान यानी कि डेल बराबर कितना डिग्री हो गया आपका, 0 डिग्री। तो जब आपका पावर फैक्टर क्या होता है, शून्य होता है। पावर फैक्टर शून्य है लेकिन कौन सा है आपका, अग्रगामी है, तो पावर एंगल या टॉर्क एंगल का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पावर एंगल या टॉर्क एंगल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस स्थिति में देखिए दोनों फ्लक्स एक दूसरे के समान दिशा में, तो इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं चुंबकीय अवस्था। कौन सी अवस्था में होता है ये, चुंबकीय अवस्था में। चुंबकीय अवस्था मतलब इसके अंदर होता है मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, या फिर चुंबकीय अवस्था की जगह आप लिख लो यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव। आर्मेचर रिएक्शंस का कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है अपन को, तो आर्मेचर रिएक्शन का हमको चुंबकीय प्रभाव मिलता है। चुंबकीय प्रभाव कब देखने को मिलेगा, जब पावर फैक्टर क्या होगा आपका, अग्रगामी होगा, और पावर फैक्टर का मान कितना होगा आपका, शून्य। शून्य पावर फैक्टर और अग्रगामी की स्थिति के अंदर आर्मेचर रिएक्शंस का अल्टरनेटर के अंदर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, तो अल्टरनेटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शंस का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय प्रभाव के अंदर फाई ए और फाई एफ दोनों की दिशा समान है, दोनों की दिशा समान है, तो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में क्या होगा, परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान, किसका, परिणामी चुंबकीय फ्लक्स, परिणामी चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा आपका, फ्लक्स का मान क्या होगा आपका, बढ़ जाता है। परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तीसरी कंडीशन याद रखनी है, अल्टरनेटर कौन सी एक्साइटेशन अवस्था में रहेगा, तो अल्टरनेटर है आपका अंडर एक्साइटेड अवस्था में रहेगा। कौन सी अवस्था में, अंडर एक्साइटेड यानी कि निम्न उत्तेजक अवस्था में, निम्न उत्तेजक अवस्था में रहता है। ठीक है, तो आपका पावर फैक्टर शून्य है और कौन सा है आपका, अग्रगामी है, तो आपका पावर एंगल या टॉर्क एंगल का मान कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। आर्मेचर रिएक्शंस का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, चुंबकीय प्रभाव। परिणामी चुंबकीय फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अल्टरनेटर कौन सी अवस्था में रहेगा, तो अल्टरनेटर आपका अंडर एक्साइटेड यानी कि निम्न उत्तेजक अवस्था के अंदर क्या रहता है आपका, रहता है। तो ये अपन ने कौन सी कंडीशन पढ़ ली, 3 कंडीशन। अब जो अगली चौथी जो कंडीशन आती है, देखिए अभी तक हमने जो लास्ट की 2 कंडीशन पढ़ी थी, सेकंड और थर्ड, उसके अंदर पावर फैक्टर को कितना माना था अपन ने, शून्य माना था। पावर फैक्टर को क्या माना था अपन ने, शून्य। लेकिन अब जो अपन कंडीशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि पावर फैक्टर आपका शून्य नहीं है, पावर फैक्टर का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी पावर फैक्टर, कोई भी शक्ति गुणांक। अब पावर फैक्टर आपका 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। देखो पावर फैक्टर का मान कितना होता है, 0 से किसके बीच में होता है, 1 में। मिनिमम मान कितना होता है, 0। मैक्सिमम कितना होता है, 1, यानी कि यूनिटी। 0 वाली कंडीशन हमने देख ली, यूनिटी वाली कंडीशन हमने देख ली। यूनिटी वाली कौन सी कंडीशन थी, पहली वाली कंडीशन। 0 वाली कंडीशन कौन कौन सी थी, दूसरी और तीसरी कंडीशन। अब हम क्या करते हैं कि ये जो पावर फैक्टर है इसका मान 0 और 1 के बीच में कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 0.1, 0.5, 0.7, कुछ भी, लेकिन 0 और 1 के बीच में होगा। कोई भी शक्ति गुणांक, यानी कि 0 और 1 के बीच का कोई भी शक्ति गुणांक हो सकता है। शक्ति गुणांक पावर फैक्टर का मान 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही है, कोई भी शक्ति गुणांक का मतलब 0 वाली कंडीशन अपन ने देख ली, दूसरी और जो तीसरी कंडीशन देखी थी वो कौन सी थी आपकी, 0। एक वाली कंडीशन अपन ने देख ली, जो फर्स्ट कंडीशन थी, मैंने आपको लिखाया था इकाई शक्ति गुणांक, ये वाली देख ली। अब इन दोनों के बीच में कोई भी शक्ति गुणांक आ जाए, इन दोनों के बीच में कोई भी शक्ति गुणांक आ जाए, यानी कि जो पावर फैक्टर एंगल थीटा है उसका मान 0 और 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो, 0 और 90 डिग्री के बीच में एंगल का मान, पावर फैक्टर एंगल, ये क्या है आपका, पावर फैक्टर एंगल। तो पावर फैक्टर एंगल आपका 0 और 90 डिग्री के अंदर क्योंकि बीच का कुछ भी दे रखा हो, आपको 30 दे रखा है, 45 दे रखा है, 60 दे रखा है, इन पर अगर आपको कोई भी शक्ति गुणांक दे रखा है और साथ में वो शक्ति गुणांक कौन सा है आपका, पश्चगामी है। कौन सा है आपका, पश्चगामी है। पश्चगामी मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पश्चगामी को लैगिंग है। तो 0 और 1 के बीच में कुछ भी और पश्चगामी है,
तो उसके अंदर जो आर्मेचर रिएक्शंस का जो प्रभाव उत्पन्न होगा वो तुमको दो प्रभाव देखने को पड़ेंगे। देखिए ये हो गया आपका, जैसे ये हो गया आपका फाई एफ और ये हो गया आपका फाई ए। अब ये एंगल मान लेते हैं अपन कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो ना तो ये जीरो की कंडीशन में, अगर जीरो की कंडीशन में होता तो हम देखते हैं या तो वी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता या फिर कौन सा होता चुंबकीय प्रभाव। ना ये 90 डिग्री की कंडीशन में, 90 डिग्री की कंडीशन में होता तो कौन सा चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता। लेकिन अब 0 और 90 के बीच का कोण आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले एंगल को एक बार तो यहाँ पर मान के चलेंगे, इसको यहाँ पर अगर मैं फाई ए यहाँ पर है, इसको अगर मैं यहाँ पर मानूंगा तो दोनों के बीच में कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री कोण हो जाएगा तो उसके अंदर कौन सा चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाएगा, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। 90 डिग्री की स्थिति के अंदर कौन सा चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है, क्रॉस। तो उसको अपन पहला तो क्या लिखेंगे, आंशिक रूप से, कौन सा लिखेंगे इसको अब, आंशिक क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। आंशिक क्रॉस चुंबकीय प्रभाव कब उत्पन्न होगा, जब मैं फाई ए को किस डिग्री पर मान लू, अगर मैं फाई ए को यहां पर लेके आ जाऊं तो यहां पर कौन सा चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाएगा, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। अगर ये जो फाई ए है, इस फाई ए का मान मैं यहां पर न लाके, देखो लैगिंग है ना, लैगिंग में फाई ए का मान यहां पर भी तो होता है, तो अगर इसको मैं यहां पर, चाहे इसको एंगल को मान ऐसे मान लो अपन, ऐसे मान के चलो यहां पे, तो अगर मैं इसको यहां से लेके यहां पर ले आया तो क्रॉस चुंबकीय प्रभाव हो गया। अगर मैं इस एंगल को नीचे की तरफ ले आता, इस एंगल को मैं कहां पर लेके आ जाता, नीचे की तरफ आ जाता, तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता, तो ये कौन सा प्रभाव उत्पन्न हो जाता, वी चुंबकीय प्रभाव। तो एक तो होगा इसके अंदर क्रॉस चुंबकीय प्रभाव और दूसरा कौन सा होगा आपका आंशिक वी चुंबकीय प्रभाव। दोनों ही इसके अंदर अपन को चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो दोनों चुंबकीय प्रभाव अपन को कब देखने को मिलेंगे, जब पावर फैक्टर एंगल का मान 0 और 90 के अलावा कोई भी हो, या फिर शक्ति गुणांक का मान 0 और 1 के अलावा कोई भी शक्ति गुणांक दे रखा है और यहाँ पर शक्ति गुणांक कौन सा है आपका, पश्चगामी है। तो उस कंडीशन में आर्मेचर रिएक्शन का हमको आंशिक क्रॉस चुंबकीय प्रभाव और आंशिक विचुंबकीय प्रभाव, दोनों प्रकार के प्रभाव अपन को क्या करते हैं, देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर ये एंगल का मान यहाँ पर है, एंगल यहाँ पर है, अगर इस एंगल के मान को कम करके मैं यहाँ पर ले आऊं तो हो गया क्रॉस चुंबकीय प्रभाव, क्योंकि फाई ए और फाई एफ के बीच में कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री। और जब कोण का मान 90 डिग्री होगा तो कौन सा चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा आपका, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। अगर इस फ्लक्स को मैं इधर लेके गया तो क्रॉस चुंबकीय प्रभाव हो गया, अगर इसको मैं नीचे की तरफ मान लेता तो कौन सा हो जाता, विचुंबकीय प्रभाव। अब यहाँ पर मैंने आंशिक लिखा है क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये कौन सी कंडीशन में होगा, जब पावर फैक्टर एंगल का मान क्या हो जाएगा, कुछ भी हो। तो इसमें आंशिक क्रॉस चुंबकीय और आंशिक विचुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसके अलावा आपकी एक कंडीशन और है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने लिखा कोई भी शक्ति गुणांक और पश्चगामी। अगर मैं पश्चगामी की जगह यहाँ पर क्या लिख दूं, मैं अग्रगामी। अब शक्ति गुणांक मैं कौन सा मान लेता हूं, अग्रगामी मान लेता हूं, मतलब मैं लीडिंग मान लेता हूं। अब जो एंगल है, इस एंगल के मान को मैं इस क्वाड्रेंट से हटाकर अब एंगल के मान को मैं यहां पर ले लेता हूं। एंगल के मान को अब कहां पर ले लेता हूं, यहां पर। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, जब एंगल का मान यहां पर है तो जब मैं इस एंगल को बढ़ा के यहां पर लेके आऊंगा तो दोनों के बीच में कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई ए डैश मान लेते हैं, इधर भी हो जाएगा। तो ये यहां से आके यहां पर आ गया तो एंगल का मान कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और जब एंगल का मान 90 डिग्री होगा तो उसके अंदर कौन सा चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाएगा, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। अपन ने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी। तो इसमें एक तो क्या हो गया आपका आंशिक क्रॉस चुंबकीय प्रभाव हो गया। अगर इस एंगल के मान को मैं घटाकर इधर लेके आ जाऊं, एंगल के मान को घटाकर कहां लेके आऊं, नीचे की तरफ, तो फाई ए और फाई एफ इन दोनों की दिशा समान हो जाएगी। दोनों के बीच में पावर एंगल का मान 0 डिग्री हो जाएगा। और जब पावर एंगल का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो उसके अंदर कौन सा चुंबकीय प्रभाव पैदा होगा, तो उसके अंदर कौन सा पैदा हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शंस का कौन सा प्रभाव देखने को मिलेगा, हमको चुंबकीय प्रभाव मिलेगा। तो यहां पर होगा आंशिक क्रॉस चुंबकीय, वह क्या हो जाएगा आपका आंशिक चुंबकीय प्रभाव। कौन सा हो जाएगा, आंशिक चुंबकीय प्रभाव क्या होता है आपका, उत्पन्न होता है। ये चीजें समझ में आई। तो आर्मेचर रिएक्शंस, आर्मेचर रिएक्शंस आपको पहले ये पता होने चाहिए आर्मेचर रिएक्शंस क्या होती है। तो आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स का
मुख्य चुंबकीय फ्लक्स के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन है जो उसका मान किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन के अंदर मेन कारण कौन है आर्मेचर रिएक्शन होने का, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स। तो अगर आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स जिन जिन राशियों पर निर्भर करेगा तो आर्मेचर रिएक्शन भी तो उन राशियों पर निर्भर करेगी। तो मैंने आपको लिखाया था आर्मेचर का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो लोड और शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है। अगर आपका लोड अग्रगामी प्रकार का है, अगर आपका लोड कौन सा है अग्रगामी लीडिंग पावर फैक्टर वाला है, तो उसके अंदर कौन सा प्रभाव पैदा हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव। अगर आपका लोड पश्चगामी प्रभाव का है तो उसके अंदर कौन सा प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, विचुंबकीय प्रभाव। कौन सा उत्पन्न हो जाएगा, विचुंबकीय प्रभाव। अगर आपका लोड शुद्ध प्रतिरोधी प्रकार का है, जब कोई भी लोड शुद्ध प्रतिरोधी होगा तो उसका पावर फैक्टर कितना होगा, यूनिटी। अगर आपका लोड शुद्ध प्रतिरोधी प्रभाव का है तो उसके अंदर आर्मेचर रिएक्शंस का क्रॉस चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो हमने ऐसे 5 कंडीशन देखी। पहली जो कंडीशन देखी थी हमने इकाई शक्ति गुणांक या फिर नो लोड की अवस्था में देखी थी। जब शक्ति गुणांक पावर फैक्टर का मान इकाई होता है उस कंडीशन में आर्मेचर रिएक्शंस का जो प्रभाव देखने को मिलता है तो वो प्रभाव होता है आपका क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। फिर हमने शक्ति गुणांक को क्या मान लिया, शून्य, जीरो शक्ति गुणांक की बात की, क्योंकि पावर फैक्टर का मान क्या हो सकता है, 0 से 1 के बीच में हो सकता है। एक वाले के अंदर तो कौन सा चुंबकीय प्रभाव पैदा हो गया, आपका क्रॉस वाला। जीरो वाले के अंदर आपको दोनों चुंबकीय प्रभाव मिलेंगे, एक आपको चुंबकीय प्रभाव भी मिलेगा और विचुंबकीय प्रभाव भी मिलेगा। जीरो वाली स्थिति के अंदर देखो, याद रखने का फॉर्मूला ये, अब आपका जब जीरो वाली कंडीशन है, ये पावर फैक्टर की बात हो रही है, पावर फैक्टर जब आपका इकाई है तब तो उसके अंदर कौन सा चुंबकीय प्रभाव पैदा होगा, क्रॉस वाला। जब पावर फैक्टर जीरो है तो उसके अंदर क्या होगा, आपका चुंबकीय प्रभाव भी देखने को मिलेगा और विचुंबकीय प्रभाव देखने को मिलेगा। दो प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे जब पावर फैक्टर का मान कितना होगा, जीरो। लेकिन चुंबकीय तो कब मिलेगा, जब पावर फैक्टर कौन सा होगा, आपका अग्रगामी होगा। विचुंबकीय कौन सा मिलेगा, जब पावर फैक्टर कौन सा होगा, आपका पश्चगामी। अगर पावर फैक्टर आपका पश्चगामी है तो कौन सा प्रभाव देखने को मिलेगा, आपका विचुंबकीय। अगर पावर फैक्टर अग्रगामी है तो कौन सा प्रभाव देखने को मिलेगा, आपका चुंबकीय। कब मिलेगा, जब पावर फैक्टर का मान कौन सा होगा, जीरो होगा। अब अपन ने जीरो वाली स्थिति देख ली, वन वाली स्थिति भी देख ली। जीरो का हमने दो स्थिति देख ली, एक तो अग्रगामी पावर फैक्टर की और एक पश्चगामी पावर फैक्टर। एक हमने देख लिया लीडिंग पावर फैक्टर वाला और एक लैगिंग। अगर लीडिंग पावर फैक्टर है तो चुंबकीय प्रभाव कौन सा हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। और अगर लैगिंग पावर फैक्टर है तो कौन सा प्रभाव पैदा होगा, विचुंबकीय प्रभाव पैदा होगा। फिर हमने देखा कि पावर फैक्टर का मान इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी होगा लेकिन अग्रगामी है तो कुछ भी है तो एक तो क्रॉस तो पैदा होगा ही होगा, आंशिक क्रॉस चुंबकीय प्रभाव तो पैदा होगा ही होगा। अब इसके साथ इन दोनों को जोड़ दो, इस क्रॉस के साथ इन दोनों को जोड़ दो। अगर क्रॉस के साथ चुंबकीय प्रभाव जुड़ जाता है तो पावर फैक्टर कौन सा हो जाएगा, अग्रगामी। अगर क्रॉस के साथ विचुंबकीय प्रभाव जुड़ जाता है तो पावर फैक्टर क्या होगा, पश्चगामी। और पावर फैक्टर का मान क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। इसको आप एक बार और रिवाइज करके देखना, तब आपकी ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि यहाँ पर कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चंस आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि कोई भी अल्टरनेटर है, क्या हो रहा है, आपका लेगिंग पावर फैक्टर पर यानी कि पश्चगामी पावर फैक्टर पर काम कर रहा है और उस समय पावर फैक्टर का मान कुछ भी है या पावर फैक्टर एंगल का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो उस अल्टरनेटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शंस का कौन सा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अगर वो पश्चगामी शक्ति गुणांक पर काम कर रहा है तो पश्चगामी शक्ति गुणांक पर काम कर रहा है तो उसके अंदर एक विचुंबकीय प्रभाव होगा। कौन सा होगा, विचुंबकीय प्रभाव। और दूसरा पावर फैक्टर का मान कोई भी है तो उसके अंदर कौन सा होगा, क्रॉस भी पैदा होगा, तो उसके अंदर होगा आंशिक क्रॉस चुंबकीय प्रभाव और आंशिक विचुंबकीय प्रभाव। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, कोई भी अल्टरनेटर है जो जीरो पावर फैक्टर और लैगिंग पर या लीडिंग कंडीशन में यानी कि अग्रगामी पावर फैक्टर पर काम कर रहा है तो उसके अंदर कौन सा चुंबकीय प्रभाव पैदा होगा, तो उस स्थिति के अंदर उसके अंदर होगा कौन सा, आपका चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट यानी कि चुंबकीय प्रभाव उसके अंदर देखने को मिलेगा। और चुंबकीय प्रभाव जब होता है तब अपन का क्या होता है, परिणामी फ्लक्स का मान क्या होता है, बढ़ता है। जब चुंबकीय प्रभाव होता है उस कंडीशन में अल्टरनेटर होता है वो अंडर एक्साइटेड की कंडीशन में रहता है। तो ये आपका आर्मेचर रिएक्शंस का टॉपिक क्लियर।
देखो इसको आप है ना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसके अंदर ज्यादा उलझना मत, केवल आपको ये याद रखना है कि किस किस पावर फैक्टर पर कौन कौन सा चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है और अल्टरनेटर आपका कौन सी कंडीशन के अंदर रहता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई भी अल्टरनेटर है वो वी चुंबकीय प्रभाव पर काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसमें एक्साइटेशन का मान कितना होगा। तो अगर वो वी चुंबकीय प्रभाव पर काम कर रहा है तो उस समय एक्साइटेशन क्या होगा, आपका ओवर एक्साइटेशन होगा। अगर वो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट पर काम कर रहा है, किस पर, अगर वो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट पर काम कर रहा है तो उस कंडीशन में उसका एक्साइटेशन कौन सा होगा, अंडर एक्साइटेशन कंडीशन में होगा। वो मैंने आपको सारे नोट करवा दिए। तो ये तो होगी आपका आर्मेचर रिएक्शन, शायद आपकी किताब के अंदर नहीं दे रखा है ये, लेकिन इसको याद रख लेना, आपके एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर अच्छी वाली एग्जाम से अच्छा पेपर बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। फिर आता है आपका अल्टरनेटर के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल या अल्टरनेटर के अंदर उत्पन्न वोल्टेज। अगला क्या आता है आपका, अल्टरनेटर में उत्पन्न शक्ति। अब हम देखेंगे कि अल्टरनेटर के अंदर कौन कौन सी शक्ति पैदा होती है। अल्टरनेटर के अंदर कौन कौन सी शक्ति पैदा होती है। देखिए हमने देखा अल्टरनेटर के अंदर दो प्रकार के रोटर काम में लिए जाते हैं, एक होता है बेलनाकार रोटर और एक होता है सैलिएंट पोल रोटर। देखिए दोनों रोटर्स के अंदर जो शक्ति पैदा होती है वो अलग अलग पैदा होती है, वो आपको मैं अभी समझाऊंगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन से रोटर की, बेलनाकार रोटर। कौन से रोटर की बात कर रहा हूं मैं, बेलनाकार रोटर के अंदर, बेलनाकार रोटर में उत्पन्न शक्ति। तो देखिए बेलनाकार रोटर के अंदर दो प्रकार की शक्ति होती है। बेलनाकार रोटर के अंदर कितने प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है, दो शक्ति उत्पन्न होती है। एक तो होती है आपकी वास्तविक शक्ति, एक तो कौन सी होती है आपकी वास्तविक शक्ति, और दूसरी होती है आपकी प्रतिक्रिया शक्ति। दूसरी कौन सी होती है आपकी प्रतिक्रिया शक्ति। प्रतिक्रिया शक्ति मतलब इसको बोलेंगे अपन रिएक्टिव पावर, इसको अपन क्या बोलेंगे, रिएक्टिव पावर। वास्तविक शक्ति को अपन कौन सा पावर बोलेंगे, अपन एक्टिव पावर बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे, एक्टिव। तो बेलनाकार रोटर के अंदर कौन कौन सी शक्ति उत्पन्न होगी, तो दो शक्ति उत्पन्न होगी, एक तो वास्तविक शक्ति और एक प्रतिक्रिया शक्ति। इन दोनों शक्तियों का अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे, इन दोनों शक्तियों का अपन क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कौन सी शक्ति का फॉर्मूला, वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला। कौन सी शक्ति का फॉर्मूला पढ़ेंगे, वास्तविक। तो देखिए अल्टरनेटर के अंदर, अल्टरनेटर के अंदर जो जनरेटिंग पावर यानी कि उत्पन्न शक्ति और जो आउटपुट पावर होती है, यानी कि आउटपुट में जो उत्पन्न शक्ति है, कौन सी शक्ति की बात कर रहा हूं मैं, वास्तविक शक्ति, उन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अल्टरनेटर के अंदर जितनी पावर उत्पन्न होती है उतनी की उतनी ही पावर अपन को कहां मिल जाती है, आउटपुट में मिल जाती है। तो अल्टरनेटर के अंदर जनरेट पावर और जो आपकी आउटपुट पावर है उन दोनों का मान समान होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखने पड़ेगा, V इंटू ई एफ अपॉन एक्स एस इंटू होता है साइन डेल। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये सूत्र आपको क्या करना है, याद रखना है। तो अल्टरनेटर के अंदर जो वास्तविक शक्ति उत्पन्न होती है, वास्तविक शक्ति, उत्पन्न वास्तविक शक्ति, उत्पन्न वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू ई एफ अपॉन एक्स एक्स इंटू क्या होता है, साइन डेल होता है। या अल्टरनेटर के अंदर आउटपुट शक्ति, आउटपुट शक्ति का सूत्र भी यही होता है, आउटपुट शक्ति बराबर होता है V इंटू ई एफ अपॉन एक्स एक्स इंटू क्या होता है, साइन डेल होता है। तो अल्टरनेटर के अंदर उत्पन्न शक्ति या अल्टरनेटर की जो आउटपुट शक्ति है, आउटपुट शक्ति है उसका सूत्र आपके सामने मैंने लिख दिया, V इंटू ई एफ अपॉन एक्स एक्स इंटू क्या होता है, साइन डेल। अब इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। मान लेते हैं आपका ये अल्टरनेटर है, ये अल्टरनेटर की है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, और ये है अल्टरनेटर की कौन सी वाइंडिंग, आपकी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को अपन डीसी सप्लाई देंगे 5F, तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। जब ये चुंबकीय क्षेत्र है इस थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर से होकर गुजरेगा तो इस आर्मेचर वाइंडिंग इस चुंबकीय फ्लक्स को काटेगी, और जब आर्मेचर वाइंडिंग इस चुंबकीय फ्लक्स को काटेगी तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। अब इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसको मैं लिखूंगा EF से। तो यहाँ पर देखो EF देखने को मिल रहा है ना, तो EF क्या है, आर्मेचर के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल।
आर्मेचर के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मैं किससे लिखूंगा, EF से। अभी तक मैंने यहाँ पर कोई लोड नहीं लगाया, इस आर्मेचर पे मैंने अभी कोई लोड नहीं लगाया है, इस अल्टरनेटर पे मैंने कोई लोड नहीं लगाया। देखो ये है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, ये कौन सी है आपकी आर्मेचर, और ये कौन सी वाइंडिंग है आपकी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को कौन सी सप्लाई देते हैं अपन, डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई देंगे तो फ्लक्स, ये फ्लक्स इस आर्मेचर वाइंडिंग को अपन क्या करेंगे, घुमाएंगे, या फिर फील्ड वाइंडिंग को घुमाएंगे तो फील्ड फ्लक्स घूमेगा। फील्ड फ्लक्स घूमेगा तो आर्मेचर चालकों में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार इसके अंदर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लोड नहीं लगा रखा, अभी तक मैंने लोड नहीं लगा रखा, तो जिसके अंदर विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न हो गया, लेकिन इस आर्मेचर के अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। या और जब तक आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तब तक आर्मेचर के अंदर कोई चुंबकीय फ्लक्स पैदा नहीं होगा। तो देखिए मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आर्मेचर के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोड कौन सा लगा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने अगर मान लो इंडक्टिव लोड लगा दिया, इंडक्टिव लोड लगा दिया तो इसके अंदर बहने वाली धारा क्या हो जाएगी आपकी, पश्चगामी हो जाएगी, लैगिंग हो जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पर कैपेसिटिव लोड लगा दिया, कैपेसिटिव लोड लगा दिया तो इसके अंदर बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, अग्रगामी हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर प्रतिरोधी लोड लगा दिया तो इसके अंदर बहने वाली धारा क्या रहेगी, इस EF की क्या रहेगी, इन फेज रहेगी। तो धारा अग्रगामी होगी, धारा पश्चगामी होगी, या धारा इन फेज होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पर लगाए जाने वाले लोड के ऊपर। तो आपका जो पावर फैक्टर है वो अग्रगामी होगा, पश्चगामी होगा, या फिर यूनिटी होगा, तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लोड के ऊपर। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है आपका कि अल्टरनेटर के अंदर लोड पावर फैक्टर का मान, इस अल्टरनेटर के आर्मेचर के अंदर जो पावर फैक्टर पैदा होता है, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर है वो किस पर निर्भर करता है, तो लगाए जाने वाले लोड पर। या अल्टरनेटर के आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा किसके ऊपर डिपेंड करती है, लोड के ऊपर। अल्टरनेटर के अंदर जो शक्ति गुणांक होता है वो शक्ति गुणांक किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लोड के ऊपर। और अल्टरनेटर के अंदर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लोड के ऊपर। अगर मैंने यहाँ पर लोड ही नहीं लगाया तो इसके अंदर कोई चुंबकीय फ्लक्स पैदा नहीं होगा, कोई चुंबकीय फ्लक्स पैदा नहीं होगा तो कोई आर्मेचर रिएक्शंस नहीं होगी, कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगी। तो EF का मतलब समझ में आ गया आपका, EF है आपका आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, नो लोड की अवस्था में आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों पर वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नो लोड वोल्टेज भी बोल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक लोड लगा दिया, अब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, लोड। तो जैसे ही मैंने लोड लगाया तो इस लोड के सिरों पर अब जो वोल्टेज होगा, इस लोड के सिरों पर अब जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को मैंने लिखा V से, और V को हम बोलेंगे यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज। V को अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि हम जानते हैं कि लोड के सिरों पर जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। और सॉरी और स्रोत के सिरों पर जो वोल्टेज होता है वो होता है आपका विद्युत वाहक बल या फिर उत्पन्न विद्युत वाहक बल। और लोड के सिरों पर जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और स्रोत के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल होता है उसको बोलते हैं EMF। क्या बोलते हैं, EMF। तो दो चीजें यहाँ पर भी क्लियर कर लेना, ये छोटी छोटी चीज है लेकिन आपकी एग्जाम्स के अंदर ये घुमा दिया जाता है कि EMF और टर्मिनल वोल्टेज के अंदर क्या फर्क होता है। तो EMF तो क्या है, स्रोत के सिरों पर जो भी आपका वैद्युतिक स्रोत है उसके सिरों पर जो वोल्टेज होगा वो तो कहलाएगा EMF। और टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, लोड के सिरों पर जो भी अपन ने लोड लगा रखा है, जैसे पंखा लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है, ट्यूबलाइट लगा रखी है, उसके सिरों पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो V तो है आपका टर्मिनल वोल्टेज, EF है इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल। दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। XS क्या है आपका, सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, XX बराबर क्या है आपका, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, यानी कि तुल्यकालिक प्रतिघात। देखिए XX क्या है यहाँ पर, तुल्यकालिक प्रतिघात है। एक्सेस का मतलब क्या है आपका, तुल्यकाली प्रतिघात। और डेल बराबर तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डेल बराबर क्या है आपका, लोड एंगल,
लोड एंगल या फिर क्या होता है आपका टॉर्क एंगल। देखिए वहां पर मैंने क्या बताया था, फाई ए और फाई एफ, इनके बीच में जो एंगल होता है उसको अपन किससे लिखते हैं, डेल से। यहां पर आप ये भी याद रख लेना, आपका जो वोल्टेज है V और आपका जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है EF, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको भी अपन किससे प्रदेश करेंगे, डेल से। यानी कि ये भी क्या होता है आपका पावर एंगल या टॉर्क एंगल कहलाता है। आर्मेचर के फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स के बीच का जो एंगल होता है वो भी लोड एंगल या टॉर्क एंगल कहलाता है। क्या होता है, लोड एंगल या टॉर्क एंगल होता है। या फिर टर्मिनल वोल्टेज और जनरेट ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, लोड एंगल या टॉर्क एंगल होता है। तो यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई। वी तो हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज, ईएफ क्या हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, या फिर नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसको, ईएफ को नो लोड वोल्टेज भी बोल सकते हैं, या आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल भी बोल सकते हैं। वी हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज, डेल बराबर क्या हो गया, लोड एंगल या टॉर्क एंगल, एक्सएस बराबर क्या हो गया, सिंक्रोनस रिएक्टेंस यानी कि तुल्यकाली प्रतिघात। एक्सएस का फॉर्मूला होता है, आप याद रखना चाहो तो एक्स एक्स बराबर होता है आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस प्लस लीकेज रिएक्टेंस। एक्स एक्स बराबर होता है आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस प्लस लीकेज रिएक्टेंस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस आ जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है कि सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर डेवलप्ड पावर, जनरेट की जगह आप डेवलप पावर भी लिख सकते हो, डेवलप पावर, क्या डेवलप पावर या आउटपुट पावर का सूत्र क्या होता है, तो V इंटू ई एफ अपॉन एक्स एक्स इंटू क्या होता है, साइन डेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने सारा मतलब समझा दिया, V का मतलब क्या होता है, EF का मतलब क्या होता है। एक बार मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर आपका, देखिए V बराबर तो क्या हो गया आपका, V बराबर हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज, हिंदी में आप लिख लेना। और EF बराबर क्या हो गया आपका, EF बराबर हो गया क्या, आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न EMF। ठीक है, और डेल बराबर क्या हो गया आपका, लोड एंगल या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क एंगल। ठीक है, एक्स एस बराबर क्या हो गया आपका, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये तो हो गया आपका कौन सी, वास्तविक शक्ति, कि आपका बेलनाकार रोटर के अंदर जो एक्टिव पावर होती है, डेवलप्ड एक्टिव पावर या आउटपुट जो एक्टिव पावर होती है उसका सूत्र क्या होता है। अब दूसरी शक्ति कौन सी होती है आपकी, रिएक्टिव पावर। इस शक्ति के बारे में देख लेते हैं कि आपका जो बेलनाकार रोटर होता है या फिर जो अल्टरनेटर होता है उसके अंदर रिएक्टिव पावर का सूत्र कौन सा है। कौन सी पावर की बात कर रहे हैं अपन, रिएक्टिव, तो P रिएक्टिव यानी कि रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए V इंटू ई एफ अपॉन एक्स एक्स। अब वहां पर साइन डेल था ना, साइन डेल की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस डेल माइनस वी स्क्वायर अपॉन क्या होता है आपका, एक्स एक्स होता है। ये किसका फॉर्मूला है आपका, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है। अल्टरनेटर के अंदर उत्पन्न रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, V इंटू ई एफ अपॉन एक्स एक्स। अंतर क्या है, वहां पर तो साइन डेल था, एक्टिव पावर के अंदर तो क्या था, साइन डेल, और रिएक्टिव पावर के अंदर क्या आ जाएगा, कॉस डेल माइनस वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी V अपॉन एक्स है, यहाँ पर भी V अपॉन एक्स है। अगर यहाँ से मैं V अपॉन एक्स एक्स को कॉमन ले लू तो देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच गया आपका ई एफ कॉस डेल माइनस क्या बच जाएगा आपका V। ये भी इसी का फॉर्मूला है, P रिएक्टिव पावर। तो मैंने यहां से क्या किया, इसमें से V अपॉन एक्स एक्स को अलग निकाल लिया, तो V अपॉन एक्स एक्स को जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पर बच जाएगा ई एफ कॉस डेल, और यहाँ से V अपॉन एक्स एक्स निकालूंगा तो V हट जाएगा, तो एक V बच जाएगा, तो एक V ऐसे कैसे आ गया। अब देखिए ये होगी आपकी रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है कि इस फॉर्मूले के अंदर सिंक्रोनस अल्टरनेटर के अंदर या सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है। तो सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर रिएक्टिव पावर का सूत्र होता है V अपॉन एक्स एक्स ई एफ कॉस डेल माइनस V होता है। अब देखिए ये है आपकी रिएक्टिव पावर। अब अगर मैं ई एफ कॉस डेल
इस EF cos डेल का मान इस V के बराबर हो जाए। जितना V है उतना का उतना ही EF cos डेल हो जाए। दोनों का मान यदि बराबर हो जाए तो बराबर, जैसे EF cos डेल का मान 2 है, V का मान भी 2 हो गया। 2 में से 2 को घटाया तो क्या बचा? 0, और 0 को मैं किसी संख्या से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0। तो अगर पहली कंडीशन क्या हुई? पहली कंडीशन ये हुई कि EF cos डेल का मान यदि V के बराबर हो गया तो जो आपकी P रिएक्टिव पावर है, तो आपकी जो रिएक्टिव पावर है उस रिएक्टिव पावर का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रिएक्टिव पावर का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रिएक्टिव पावर का मान 0 कब हो जाएगा? जब EF cos डेल का मान किसके बराबर हो जाएगा? 0। और जब रिएक्टिव पावर 0 हो जाएगा तो आपका जो शक्ति गुणांक हो जाएगा, वो शक्ति गुणांक क्या होगा आपका? तो शक्ति गुणांक क्या होगा आपका? इकाई होगा। कौन सा होगा? इकाई, यानी कि क्या होगा? यूनिटी होगा। क्या होगा? यूनिटी। तो अगर यहां से आपसे पूछे कि रिएक्टिव पावर का मान कितना है? 0 है, तो शक्ति गुणांक भी क्या होगा? यूनिटी होगा। क्योंकि शक्ति गुणांक किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिएक्टिव पावर के ऊपर डिपेंड करता है। शक्ति गुणांक का मान केवल और केवल रिएक्टिव पावर पर डिपेंड करता है, एक्टिव पावर पर इसका मान निर्भर नहीं करता। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि मैं EF cos डेल इसका मान यदि मैं V से ज्यादा कर दूं, इसका मान V से क्या हो? यदि ज्यादा हो, तो EF cos डेल यहां पर तो है V अपॉन क्या है? XX है। तो EF cos डेल का मान ज्यादा है, मतलब इसका मान मैंने 4 कर दिया, और V का मान कम है, V का मान कम है और EF cos डेल का मान ज्यादा है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरा? प्लस के 2 बचेंगे। कितना मिलेगा? प्लस। मतलब जो भी अपन को रिएक्टिव पावर आएगी वो किस में आएगी? आपकी प्लस में होगी। तो EF cos डेल का मान V से ज्यादा है, तो आपकी जो P रिएक्टिव पावर है वो रिएक्टिव पावर का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब रिएक्टिव पावर का मान पॉजिटिव होगा तो जो आपका शक्ति गुणांक होगा वो कौन सा होगा? पश्चगामी शक्ति गुणांक। कौन सा होगा आपका? पश्चगामी शक्ति गुणांक होगा। पश्चगामी शक्ति गुणांक कब होगा? जब रिएक्टिव पावर का मान क्या होगा? प्लस। रिएक्टिव पावर का मान प्लस कब होगा? जब EF cos डेल का मान V से क्या होगा? ज्यादा। अगर तीसरी कंडीशन क्या है? EF cos डेल इसका मान यदि V से कम है, देखिए इसका मान कम है, इसका मान ज्यादा है। इसका मान मैंने मान लिया 2, इसका मान मैंने मान लिया 4। अब 4 में से 2 घटेंगे तो यहाँ पर जो संख्या बचेगी वो किसकी बचेगी? माइनस की। और माइनस से इसको गुणा करेंगे तो रिएक्टिव पावर का मान भी क्या आ जाएगा? माइनस में। तो इस कंडीशन में जो आपकी रिएक्टिव पावर होगी वो रिएक्टिव पावर का मान क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। और जब रिएक्टिव पावर नेगेटिव होगी तो उसके अंदर जो शक्ति गुणांक पैदा होगा वो कौन सा होगा? आपका अग्रगामी शक्ति गुणांक। कौन सा होगा? अग्रगामी शक्ति गुणांक होगा। तो यहां से आपकी 3 कंडीशन पूछी जाती है। रिएक्टिव पावर के अंदर EF cos डेल का मान यदि V के बराबर है तो रिएक्टिव पावर का मान 0, और रिएक्टिव पावर का मान 0 तो पावर फैक्टर का मान यूनिटी। EF cos डेल का मान V से ज्यादा है, ये संख्या ज्यादा, ये कम है, तो आपकी रिएक्टिव पावर का मान पॉजिटिव, तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा? पश्चगामी। अगर EF cos डेल का मान V से कम है तो रिएक्टिव पावर का मान नेगेटिव, तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा? आपका अग्रगामी हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका बेलनाकार रोटर के अंदर उत्पन्न शक्ति के फॉर्मूले। तो बेलनाकार रोटर के अंदर कितनी शक्ति? 2। एक तो होगी आपकी वास्तविक शक्ति। इस वास्तविक शक्ति को अपन एक्साइटेशन पावर भी बोल सकते हैं। एक्साइटेशन पावर भी बोल सकते हैं, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग के एक्साइटेशन के कारण पैदा हो रही है। और ये जो आपकी रिएक्टिव पावर है, दूसरी कौन सी है? रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर का फॉर्मूला भी मैंने आपको समझाया, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो बेलनाकार रोटर के अंदर केवल कितने सूत्र याद रखने हैं आपको? 2। एक तो होगा आपका वास्तविक शक्ति का। वास्तविक शक्ति का चाहे डेवलप्ड पावर का पूछे चाहे आउटपुट पावर का पूछे, फॉर्मूला यही रहेगा, V इंटू EF अपॉन XX इंटू हो जाएगा साइन डेल। ये कौन सा है? आपका डेवलप्ड पावर है। कौन सी पावर है? आपकी वास्तविक शक्ति का। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला पूछे, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि यहां से अपन ने V अपॉन XX को कॉमन निकाला है, तो ये नया सूत्र बना है, कोई नया सूत्र नहीं है, इसी से ये बना है। तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला V इंटू EF XX, यहाँ पर साइन डेल था तो यहाँ पर क्या हो गया? कॉस डेल, माइनस हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? XX हो जाएगा। तो आज मैंने आपको सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ाए हैं,
जिसमें पहला टॉपिक था आपका आर्मेचर रिएक्शंस क्या होती है और आर्मेचर रिएक्शंस का मान किन किन राशियों के ऊपर निर्भर करता है, कैसे कैसे आर्मेचर रिएक्शंस के प्रभाव अलग अलग अपन को प्रभाव देखने मिलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन के कैसे कैसे अपन को अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो आर्मेचर रिएक्शन के जो प्रभाव हैं वो केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, शक्ति गुणांक के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। दूसरा हमने देखा आर्मेचर के अंदर उत्पन्न होने वाले शक्ति के सूत्र, तो हमने आज केवल बेलनाकार रोटर के अंदर उत्पन्न शक्ति पढ़ी है, कल हम पढ़ेंगे सैलिएंट पोल रोटर के अंदर उत्पन्न होने वाली शक्ति के फॉर्मूले। तो बेलनाकार रोटर के अंदर दो प्रकार की शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति या फिर इसी को अपन दूसरा नाम जान सकते हैं एक्साइटेशन पावर बोलेंगे, वास्तविक शक्ति या फिर एक्साइटेशन पावर। दूसरी कौन सी होती है आपकी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है V into EF upon XX cos del minus V square upon क्या होता है XX होता है। और वास्तविक शक्ति का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है P डबल बराबर होता है V into EF upon XX into sin del होता है। अब यहाँ से देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से कि ये जो आपकी डेवलप्ड पावर है वास्तविक शक्ति है, इसका मान मैक्सिमम अधिकतम से अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो देखो V, EF और XX इनके तो मान है ही, साइन डेल, साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, और साइन का अधिकतम मान 1 अपन को कितने डिग्री के एंगल पर प्राप्त होता है, 90 डिग्री पे। तो अगर मैं डेल बराबर 90 डिग्री कर दूं, डेल बराबर इस समीकरण के अंदर कितना लिख दूं, 90 डिग्री। यहाँ पर सोल्व करके बता देता हूँ उसको, क्योंकि ये पूछ लेता है कभी कभी। देखिए डेवलप्ड पावर का फॉर्मूला क्या है, P डेवलप्ड बराबर है आपका V इंटू EF अपॉन XX इंटू क्या है आपका साइन डेल। अपन पूछ रहे हैं कि ये जो डेवलप्ड पावर है, ये जो उत्पन्न शक्ति है, इसका अधिकतम मान कितना होगा, इसका अधिकतम मान अपन को कितने डिग्री के एंगल पर मिलेगा। तो ये देखो साइन डेल है, और साइन का अधिकतम मान कितना होता है, साइन का अधिकतम मान 1 होता है, और साइन का अधिकतम मान 1 कितने डिग्री के एंगल प्राप्त होगा, 90 डिग्री। तो यदि मैं डेल बराबर कितना डिग्री रख दूं, मैं 90 डिग्री रख दूं, तो इस डेवलप्ड पावर का मान कितना हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो P डेवलप्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो साइन डेल की जगह यहाँ पर 90 रखो, तो साइन का मान कितना हो जाएगा 1, और 1 को इस संख्या से मैं गुणा करूंगा तो यही संख्या मिल जाएगी मेरे को। तो V इंटू EF अपॉन क्या हो जाएगा XS हो जाएगा। तो ये कौन सी शक्ति है आपकी डेवलप्ड पावर है, वो भी कौन सी है आपकी अधिकतम डेवलप्ड पावर। तो अधिकतम डेवलप्ड पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, V इंटू EF अपॉन XX। केवल क्या किया है मैंने, डेल की जगह कितना रख दिया, 90 डिग्री। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि कितने डिग्री के एंगल पर वास्तविक शक्ति, उत्पन्न वास्तविक शक्ति का मान अधिकतम होता है। तो उत्पन्न वास्तविक शक्ति का मान अधिकतम कितने डिग्री के एंगल पर होता है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है, और उसका मान कितना हो जाएगा, V इंटू EF अपॉन क्या हो जाएगा XX हो जाएगा। छोटा सा था, आप याद रखना इसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।